हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लीगल रिसर्चर। फ्रेंड्स, हम लोग मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और हमने अब तक दो पार्ट देख लिया है। ये तीसरा पार्ट है, ये फाइनल पार्ट है। हम लोग इस पार्ट में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर सारे डिस्कशन को समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम लोग अगर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर फर्दर वीडियो देखेंगे तो उसमें हम लोग डिफरेंट रिसर्च टॉपिक्स जो हो सकते हैं, डिफरेंट आर्टिकल के लिए जो टॉपिक्स हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बाकी बचे हुए पॉइंट्स को देख लेते हैं, बाकी बचे हुए एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। हम लोग इसेंशियल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और हमने अब तक दो इसेंशियल्स देख लिया है। पहला प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट और दूसरा एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज। प्लेंटिफ को 5 इसेंशियल प्रूफ करना है, होता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का के टॉर्ट के अंदर कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए। तो दो इसेंशियल जो था वो काफी लेंदी था क्योंकि इसमें हर वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन हो चुका है ना। डिफरेंट वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन कोर्ट के द्वारा डिफरेंट तरीके से हेल्ड किया गया है। तो उन सारे चीजों को हम लोगों को देखना था, काफी डायमेंशंस उसमें ज्यादा था। अब बाकी बचे एसेंशियल्स काफी इजी हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो थर्ड इसेंशियल है फ्रेंड्स, आइए अब शुरू करते हैं। तो थर्ड इसेंशियल्स क्या है? मैलिस इन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। देखिए, मैलिस शब्द का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मैलिस का मतलब होता है रॉन्गफुल या इम्प्रॉपर मोटिव, है ना। इनडायरेक्ट मोटिव, ऑब्लिक मोटिव, कई तरह का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे जो जिस चीज को आप लॉ के थ्रू प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या हो सकता है? वो जस्टिस हो सकता है, न्याय वही होता है ना। या अपने राइट्स को आप इन्फोर्स करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इससे हट के आप कुछ और मोटिव रखते हैं, है ना, जैसे किसी को हरास करने का मोटिव रखते हैं, तो वो लॉ आपको कभी नहीं प्रोवाइड कराएगा। आप किसी को इंजर करने का प्रयास मतलब मोटिव रखते हैं, तो ये लॉ के थ्रू आपको कभी भी लॉ प्रोवाइड नहीं करवाता है। लॉ हमेशा न्याय प्रोवाइड करेगा, लॉ हमेशा आपके राइट्स को इन्फोर्स करवाएगा। लेकिन इसके इतर आप अगर कोई अदर मोटिव रखते हैं, ऑब्लिक मोटिव रखते हैं, इनडायरेक्ट इम्प्रॉपर मोटिव रखते हैं, तो वही मैलिस कहलाता है ना। तो इसी को स्टीवेंस वर्सेस मिडलैंड काउंटीज रेलवे के केस में 1854 का ये केस है, जिसमें मैलिस को इस तरह से डिफाइन किया गया कि मैलिस मीन्स मोटिवेशन बाय सम डिजायर। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अदर देन दैट ऑफ ब्रिंगिंग द एक्यूज टू जस्टिस, है ना। तो ये हेल्ड किया गया था स्टीवेंस के केस में। अब जो मैलिस शब्द है वो मैलिस इन लॉ और मैलिस इन फैक्ट हो सकता है। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी चैनल पे है, आपके चैनल द लीगल रिसर्चर पे। इस पे एक पूरा का वीडियो भी है और हमने मेंटल एलिमेंट इन टॉर्टियस लायबिलिटी के रूप में इन चीजों को देखा है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा हर जगह अप्लाई होगा, जहां भी मेंटल एलिमेंट रेलेवेंट होगा वहां पे यही जो कॉन्सेप्ट है मेंटल एलिमेंट वाला वो हर जगह अप्लाई होगा। तो आइए यहाँ भी अप्लाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपको एक बार फिर से याद दिला दे कि मैलिस इन लॉ और मैलिस इन फैक्ट क्या है। बेसिकली अगर मैलिस इन फैक्ट की बात करें तो इसमें स्पेसिफिक इंटेंट होता है, स्पेसिफिक प्रकार का इंटेंट देखने को मिलता है। जैसे जैसे वो इंटेंट हो सकता है किसी को हरास करने का, है ना, किसी से किसी को हरास करने का, किसी को इंजर करने का। आपका जो मोटिव हो सकता है मैलिस इन फैक्ट में बेसिकली स्पेसिफिक इंटेंट है। और ये इंटेंट किस तरह से साबित होगा? इलविल आप किसी के प्रति रखते हैं, आप किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, इस तरह का जो चीज है वो मैलिस इन फैक्ट है ना। फैक्ट को देख के पता चल जा रहा है। और मैलिस इन लॉ ये क्या है? इसमें फ्रेंड्स इस तरह से होता है कि आप रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, वैसा एक्ट करते हैं जिसका कोई एक्सक्यूज नहीं है लॉ में, वैसा एक्ट करते हैं जो अनजस्ट है। तो ये मैलिस इन लॉ होगा। मैलिस इन लॉ थोड़ा जनरल है ना, मैलिस इन लॉ थोड़ा ब्रॉड हो जाता है क्योंकि इसमें इसमें क्या है, जो स्पाइट है या इलविल है ये इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसको देखते ही हम नहीं है। अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया जिसका कोई जस्ट कॉज नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है, रॉन्गफुल है, तो वो मैलिस इन लॉ हो जाता है। तो मैलिस इन लॉ थोड़ा ब्रॉड है। जैसे एग्जाम्पल किससे समझिए कि अगर एक न्यूज़पेपर एजेंसी है, ठीक है, न्यूज़पेपर एजेंसी है, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आता है कि जो लोकल बिजनेस ओनर है उस सिटी में वो किसी इलीगल एक्टिविटीज में इंडल्ज है। तो वो न्यूज़पेपर एजेंसी क्या करती है? बिना फर्दर फैक्ट को जाने, कोई रिसर्च नहीं करती है, सीधे उस पे उस चीज को पब्लिश कर देती है। जो इंफॉर्मेशन उसको मिलता है उसको पब्लिश कर देती है। तो यहाँ पे
उसका इंटेंशन तो मैलिस नहीं भी हो, उसके लिए उसके मन में स्पाइट ना हो, इलविल ना हो, उसके बावजूद भी उसके अंदर मैलिस है ना? तो ये मैलिस इन लॉ का उदाहरण है। लेकिन अगर उसको पता होता, सपोज कीजिए न्यूज़पेपर एजेंसी को पता होता कि ये बात फॉल्स है, उसके बाद भी वो पब्लिश कर दी, है ना? तो यहाँ पे इल विल या अदर बातें जो है वो रेलेवेंट हो जाता, है ना? ये चीजें होती हैं। और जो मैं अगर आप देखेंगे इंग्लैंड और इंडिया के सिनेरियो को, तो इंग्लैंड में जो मैलिस इन जो फैक्ट है वो क्वेश्चन ऑफ बेसिकली वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाता है ना? यानी जो जूरी होती है वो फैक्ट को देख के निर्धारित करती है, यानी वो देखेगी कि क्या उस न्यूज़पेपर एजेंसी को पहले से पता था कि ये बातें फॉल्स है ना? उसके आधार पे जूरी डिसाइड करेगी। लेकिन इंडिया के केस में जो मैलिस है होता है, वो मैलिस इन लॉ के सेंस में भी देखा जाता है ना? यानी किसी ने अगर जस्ट इलीगल रॉन्गफुल एक्ट किया, है ना? विदाउट जस्ट कॉज एंड एक्सक्यूज, तो वो भी क्या होगा, वो भी मैलिस ही माना जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स मैलिस इन फैक्ट प्रूफ करना ज्यादा इसेंशियल है ना? इल विल, स्पाइट, रिटेलिएशन, कोलेटरल एडवांटेज, ये सब चीज प्रूफ करना ज्यादा इसेंशियल है मैलिस इन फैक्ट, है ना? मैलिस इन लॉ तो ठीक है, मैलिस इन लॉ तो इजीली प्रूफ हो जाएगा, है ना? रॉन्गफुल मोटिव मतलब रॉन्गफुल वो एक्ट करना, है ना? बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी जस्ट कॉज के कोई एक्ट करना मैलिस इन लॉ है। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मैलिस इन फैक्ट जो है वो प्रूफ करना ज्यादा जरूरी है ना? तो कोर्ट हमेशा आपको मैक्सिमम केस में मैलिस इन फैक्ट पे रिलाय करेगी, मतलब इल विल, स्पाइट, इन सब चीजों पे रिलाय करेगी। जब तक ये प्रूफ नहीं होगा तब तक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन प्रूफ नहीं माना जाएगा। इसलिए मैलिस इन फैक्ट, है ना, इस ये प्रूफ करना ज्यादा जरूरी है। और ओवरऑल अगर कहीं एमसीक्यू आए तो वहां भी आप देखेंगे कि मैलिस इन फैक्ट ही सही ऑप्शन होता है ना? ऑल्दो आप कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, है ना? स्पेसिफिकली किस रेफरेंस में पूछा जा रहा है, उस आधार पे आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं। और एक बात फ्रेंड्स, जो हमने आपको सेकेंड पार्ट में बताया था कि एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज के डिस्कशन के दौरान, कि कोई भी ये बात यहाँ भी रेलेवेंट है, मैंने बताया था आपको कि मेलिस में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज एंड द प्रेजेंस ऑफ मेलिस आर सेपरेट एलिमेंट्स, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर कोई पर्सन ये प्रूफ कर देता है कि एब्सेंस, कोई प्लेंटिफ ये प्रूफ कर देता है कि देयर वाज एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, यानी जो डिफेंडेंट ने पिछला केस मेरे ऊपर किया था, उस समय उसके पास कोई रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज नहीं था, इसका कतई ये मतलब नहीं होगा कि उसमें उसके उसके मन में जो है मैलिस था, ये कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज नहीं था तो इसका मतलब मैलिस था, है ना? कैसे? रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज अगर नहीं था तो इसका मतलब मैलिस था, ये जरूरी नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कोई पर्सन जो है वो केयरलेस व्यक्ति है, वो स्टूपिड है, उसको पता नहीं है, तो उसके पास ऐसा नहीं है, उसके पास एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है ना? क्योंकि एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज का डिफरेंट डायमेंशन होता है, क्या क्या हो सकता है, किसको एब्सेंस ऑफ रीजनेबल, ये सारी चीज हमने डिस्कस कर लिया है। तो उस स्टूपिड पर्सन को, उस केयरलेस पर्सन के पास जो है रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज का अभाव हो सकता है, लेकिन उसके मन में मैलिस है, ये कहाँ है? जरूरी नहीं है ना? जरूरी नहीं है कि मैलिस हो। इसी तरह से अगर किसी के मन में मैलिस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज नहीं है ना? उसके पास रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप। जैसे हम लोग ने पिछले केस में, पिछले वीडियो में डॉक्टर एब्राथ का एक केस देखा था, है ना? तो वहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज कीजिए जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, रेलवे कंपनी के, वो अगर इलविल भी रखते डॉक्टर एब्राथ के से, तो भी उनके पास तो भी उनके पास रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज था, है ना? ऐसा नहीं था कि रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज नहीं था। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये चीजें आपको हाईलाइट करके रखना चाहिए, इस पे आपको क्वेश्चन एक तैयार करके आंसर रख लेना चाहिए। अगर प्रूफ ऑफ मैलिस की बात करें तो जो प्लेंटिफ है उसको मेलिशियस स्पिरिट शो करना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट का जो डिफेंडेंट ने जिस प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया था, उस प्रोसीडिंग में उसका मेलिशियस स्पिरिट था, है ना? और एक बात और कि मेलिशियस जो मैलिस है, मैलिस में कोलेटरल एडवांटेज पाना भी हो सकता है। कोलेटरल एडवांटेज पाने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोलेटरल एडवांटेज?
कोलेटरल एडवांटेज का एक एग्जांपल आपको ध्यान में हो तो एक हमने जब सिविल प्रोसीडिंग देख रहे थे, मैलिशियस सिविल प्रोसीडिंग के ऊपर हम लोग पार्ट 1 में जब चर्चा कर रहे थे, तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था जहाँ पे एक पर्सन होता है, वो बिज़नेस डील चाहता है कि बिज़नेस डील कैंसल कर दे, तो उसके लिए उसके ऊपर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर देता है। जबकि वहाँ पे उसका मकसद क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से उसको बेसिकली उसको कोई लाभ नहीं चाहिए होता है, उसको मेन पर्पज चाहिए होता है, कंपनसेशन नहीं चाहिए होता है, उसको मेन था कि किसी भी तरह से हम प्रेशर डाल करके उस पर्सन को बिजनेस डील से उसको मना ले कि बिजनेस डील में शामिल ना हो ताकि हमको मौका मिल जाए, तो उसका कोलेट्रल एडवांटेज, इसी को कोलेट्रल एडवांटेज एडवांटेज पाना कहते हैं। तो ये भी मेलस को शो करता है, ये भी साबित करता है कि मेलस है। अब आइए कुछ केस लॉज देखते हैं, पहले कुछ केस लॉज देखते हैं, उसके बाद फिर बाकी आगे भी देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहला केस है फ्रेंड्स, अंतरा जामी शर्मा वर्सेस पद्मा बेवा, AIR 2007 उड़ीसा 107। आप बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस केस में होता क्या है, इस जो केस है अंतरा जामी शर्मा के केस में, इस केस में होता क्या है कि एक मेड होती है, एक नौकरानी होती है, वो अपने मास्टर के ऊपर आरोप लगाती है कि जब वो उसके घर में काम कर रही थी तो उसके साथ, है ना, उस मास्टर ने उसके मॉडेस्टी को आउटरेज करने की कोशिश की, है ना। तो विटनेसेस विटनेसेस भी प्रोड्यूस किया गया और विटनेसेस ने भी ये स्टेटमेंट दिया उस कंप्लेन में, क्रिमिनल कंप्लेन में, कि मास्टर को उसने ऐसा करते हुए देखा था, नौकरानी के साथ उसको ऐसा करते हुए देखा था। अब हालांकि जो मास्टर के ऊपर आरोप लगाया गया था वो फॉल्स साबित हुआ, है ना, और मास्टर जो है उसको बरी कर दिया गया, उसको एक्विट कर दिया गया। तो मास्टर क्या करता है बाद में, फिर वो मेड के ऊपर और विटनेसेस के ऊपर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल करता है। अब देखिए कोर्ट क्या हेल्ड करती है कि जब भी क्रिमिनल कंप्लेंट में एक्विटल मिलता है प्लेंटिफ को, तो ये प्रिजम्पशन है कि कंप्लेंट जो है मेलिशियस इंटेंशन से फाइल किया गया था, है ना, ऐसा प्रिजम्पशन है। Reasonable, the Orissa High Court held that the absence of reasonable cause and malice could be inferred if defendant claimed to have seen the offense and trial ended in acquittal। मतलब चूंकि डिफेंडेंट यहाँ मेड भी है और विटनेसेस भी है, विटनेसेस प्रिजम्पशन जो है विटनेसेस के ऊपर भी एक्सटेंड कर जाता है ना, यानी जो गवाही देता है, झूठा गवाही जो देता है, वो भी मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर आ जाता है ना। तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा करते हुए देखा था, और उसके बावजूद भी जो ट्रायल है वो प्लेंटिफ के पक्ष में जाता है ना। तो प्लेंटिफ इन द सेंस कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन वाला प्लेंटिफ, है ना, उसके पक्ष में जाता है। तो कोर्ट ने ये हिल्ड किया कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ रीजनेबल कॉज और मेलिस दोनों इन्फर होता है ना। इसी तरह से एक केस और है फ्रेंड्स, कमता प्रसाद गुप्ता वर्सेस NBCC, कमता प्रसाद गुप्ता वर्सेस NBCC। देखिए जो अंतराजामी शर्मा का केस था, इस केस में ये भी आप याद रखिएगा, उसके लिए भी रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे विटनेसेस के ऊपर भी एक्सटेंड करेगा, सेम प्रिजम्पशन विटनेसेस के ऊपर भी एक्सटेंड करेगा। इस चीज के लिए आप अंतराजामी शर्मा को याद रखिएगा। तो जो नेक्स्ट केस है फ्रेंड्स, कमता प्रसाद गुप्ता वर्सेस नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, AIR 1992 दिल्ली 275। इस केस में होता क्या है कि एनबीसीसी के ऑफिसर्स, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के ऑफिसर होते हैं, वो पाते हैं, जब वो स्टॉक रजिस्टर देख रहे होते हैं, तो वो पाते हैं कि कुछ आर्टिकल्स मिसिंग था, है ना, कुछ आर्टिकल्स मिसिंग था। तो कामता प्रसाद गुप्ता को, इसके लिए वो लोग पाते हैं कि कामता प्रसाद गुप्ता ही इसके लिए लायबल है, तो उसके ऊपर जो है सेक्शन 409 आईपीसी के तहत उनके ऊपर केस फाइल करते हैं, उनको प्रोसिक्यूट करते हैं। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पे कामता प्रसाद गुप्ता जो है वो छोड़ दिए जाते हैं, उनको एक्विटल मिल जाता है। अब कामता प्रसाद जो है वो एनबीसीसी के ऊपर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट लाते हैं। कामता प्रसाद ये प्रूफ लेकिन नहीं कर पाते हैं कि ऑफिसर्स के द्वारा उनको हरास किया गया था, ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं, हरासमेंट को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। जब हरास प्रूफ नहीं किया गया, मेलिस भी प्रूफ नहीं हुआ, जब तक हरास प्रूफ नहीं होगा तो मेलिस भी प्रूफ नहीं होगा, इसलिए किसी तरह का कोई कंपनसेशन नहीं मिला कामता प्रसाद गुप्ता को। तो इसलिए फ्रेंड्स जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है, ओनर्स ऑफ प्रूफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, प्लेंटिफ के ऊपर है, जो केस फाइल कर रहा है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का, उसको प्रूफ करना है।
एक केस और है फ्रेंड्स, अब्दुल माजिद वर्सेस हरबंस हरबंस चौबे, AIR 1974 इलाहाबाद 129, है ना, इलाहाबाद का ये केस है। इस केस में होता क्या है कि अब्दुल माजिद को सेक्शन 412 आईपीसी के तहत उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जाता है, और जो उनके ऊपर केस फाइल किया जाता है, वो केस फाइल किया जाता है क्योंकि ऐसा क्लेम किया जाता है कि जो डकैती की गई थी, उसमें एक हंसुली पाया गया था जो उनके पास से पाया गया था। अब जो डिफेंडेंट थे इस मेलिशियस प्रोसिक्यूशन केस के सूट में, वो बेसिकली मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट में उन्होंने क्या किया था, मतलब मेलिशियसली जो सूट फाइल किया था, उसमें उन्होंने एसएचओ और अदर पर्सन के साथ मिलकर एक स्टोरी फॉर्म किया था और फॉल्स स्टेटमेंट बनाया था कि हंसुली जो है वो बेसिकली प्लेंटिफ के पास से मिला था, है ना। यहाँ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन हम बात कर रहे हैं, प्लेंटिफ डिफेंडेंट जब भी बात करेंगे तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट का बात कर रहे हैं, लेकिन रेफरेंस पिछले केस का आएगा, जाहिर सी बात है। हालांकि जो अब्दुल माजिद है उनको बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पे छोड़ दिया जाता है, अब्दुल माजिद को बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पे छोड़ दिया जाता है। कोर्ट, अब जब अब्दुल माजिद केस फाइल करते हैं मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का, तो कोर्ट ने इसलिए पाया कि डिफेंडेंट का रॉन्ग एंड इनडायरेक्ट मोटिव था, इसलिए उन्होंने केस फॉर्म किया, है ना। फॉर्म करके उन्होंने एसएचओ के साथ मिलके उन्होंने केस फॉर्म किया, अदर मेंबर्स के साथ मिलके केस फॉर्म किया और फॉल्स स्टेटमेंट बनाया कि हंसली जो है वो अब्दुल माजिद के पास से मिला था। तो यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्ट मोटिव शो हो रहा है ना। इसलिए क्या हुआ फ्रेंड्स, इस केस में अब्दुल माजिद को मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट में कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड माना गया। उसके आगे फ्रेंड्स हम लोगों ने ये बातें देख ली हैं कि दोनों के लिए सेपरेट प्रूफ रिक्वायर्ड है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है ना, मतलब उस तरह से एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज का होना जरूरी नहीं है कि मेलिस को साबित करे, और इसी तरह से मेलिस का होना जरूरी नहीं है ये साबित करे कि एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इन दोनों को सेपरेटली प्रूफ करना रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा जो मेलिस प्रूफ करेंगे, तो मेलिस प्रूफ करने के लिए जो एविडेंस है वो क्या हो सकता है, हेस्ट, रेकलेसनेस, है ना, ओमिशन ऑफ प्रॉपर इंक्वायरी। ये किस तरह का शो करेगा, ये शो करेगा बेसिकली मेलिस इन, कुछ इसमें से मेलिस इन लॉ हो सकते हैं, कुछ मेलिस इन फैक्ट को प्रूव कर सकता है ना। स्पिरिट ऑफ रिटेलिएशन, बदले की भावना, है ना। लॉन्ग स्टैंडिंग इनविटी, काफी समय से, लंबा समय से जो है एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखना, है ना, ये सब कुछ मेलिस प्रूफ करता है। हेस्ट, है ना, रेकलेसनेस, केयरलेसनेस मेलिस इन लॉ का उदाहरण हो सकता है। तो ये सारे कुछ जो है मेलिस प्रूफ करता है ना, मेलिस से प्रूफ होता है इन सारी चीजों से। उसके बाद एक मेन क्वेश्चन और बचता है फ्रेंड्स कि क्या होगा अगर कोई पर्सन जब केस फाइल करता है, इनिशिएट करता है, उस समय उसके मन में मेलिस इंटेंशन नहीं था, कोई मेलिशियस मोटिव नहीं था, लेकिन बाद में जब उसको ड्यूरिंग प्रोसीडिंग उसको पता चलता है कि जो जिस पर्सन के ऊपर वो आरोप लगा रहा है वो वास्तविकता में निर्दोष है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रोसीडिंग कंटिन्यू करता है, तो वैसे केस में फ्रेंड्स वहां पे माना जाएगा कि मेलिस था, और माना जाएगा कि मेलिस उसी समय से था जब से उस पर्सन ने केस किया, है ना। क्योंकि सब्सिक्वेंट मेलिस इज ऑल्सो अ मेलिस, है ना, सब्सिक्वेंट मेलिस भी मेलिस ही है। तो ये था हमारा फ्रेंड्स मेलिस के ऊपर डिस्कशन, जो मेलिस इन मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है। अब आगे हम लोग फोर्थ इसेंशियल के ऊपर चलते हैं। फोर्थ इसेंशियल है हमारा टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के कॉज के लिए, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन तब मिलता है, उस दिन से आता है जब प्रोसीडिंग उसके फेवर में आ जाता है ना, प्लेंटिफ के फेवर में आ जाता है। यानी जो फॉल्स केस फाइल किया गया था उसमें, जिसके ऊपर फॉल्स केस फाइल किया गया था, वो जो प्रोसीडिंग है वो उसके पक्ष में जाता है ना। और ये उस दिन से होता है, उस दिन से कॉज ऑफ एक्शन आता है। बीच में प्रोसीडिंग अभी शुरू हो गया तो वहां से प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया तो वहां से नहीं होगा, जब प्रोसीडिंग इंड हो जाएगा। तो इसीलिए फोर्थ इसेंशियल टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, ये इंपॉर्टेंट है ना। टर्मिनेशन होना चाहिए प्रोसीडिंग का, है ना। यहाँ पे हर एक टर्म का इंपॉर्टेंट रेलेवेंसी है, हमने
मेलिशियस प्रोसिक्यूशन में हर एक टर्म को देखा है। इसी तरह से यहाँ टर्मिनेशन शब्द है, टर्मिनेशन शब्द से मतलब है टर्मिनेट होना चाहिए। अब टर्मिनेशन डिफरेंट तरह से हो सकता है, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे जैसे देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है एक्विटल ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, क्वेसिंग ऑफ कन्विक्शन, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिस्चार्ज आल्सो क्वालिफाई। ये सारा टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ ही माना जाता है ना, इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ ही माना जाता है। अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग प्लेंटिफ के फेवर में नहीं हुआ तो फिर भले ही जो पिछला तीन चीज प्रूफ हो गया, तीन चीजों जो प्रूफ हो गया था, तीन इसेंशियल, या चौथा डैमेजेस भी प्रूफ हो जाए, उसके बावजूद भी किसी तरह का कंपनसेशन नहीं मिल सकता है अनलेस टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ हुआ हो। यानी जिस पर्सन के ऊपर केस किया गया वो खुद दोषी साबित हो गया, तो फिर वो काहे का मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट लाएगा? वो तो दोषी थे, आप दोषी थे, तो फिर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट आप कहां से ला सकते हैं, है ना। अब ये हो सकता है फ्रेंड्स, एक चीज देखिए, अभी रिसेंटली आज जब हम वीडियो बना रहे थे, इससे पहले हमको जस्ट अभी एक इटली वगैरह का केस था, एकदम अभी एग्जैक्ट केस आया था, न्यूज में भी है। तो उसमें क्या हुआ कि उसको, उस पर्सन को कन्विक्शन हो गया उसको, जबकि वो निर्दोष था। तो ऐसा सिचुएशन डिफरेंट है, वो फिर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का बात नहीं है वहां पे फिर वो कन्विक्शन हो गया, है ना, गलती हुआ तो वो फिर अलग चीजें हैं, अलग बातें हैं, सच्चाई सामने नहीं आई, फैक्ट्स इस तरह से थे जो प्रूफ करते हुए, एविडेंस इस तरह से पेश किया गया जो, है ना, फॉल्स एविडेंस के आधार पे हो गया, तो वो फिर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन यहाँ पे उस सेंस में नहीं है, क्योंकि वहां पे ये टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ तो हुआ नहीं, है ना, कन्विक्शन हो गया, है ना, फॉल्स ग्राउंड पे, तो वो इसका इसका स्कोप नहीं है, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का स्कोप नहीं है ना। तो ये आपको बता दिए, बस ये जरूरी, ये भी आपको समझना जरूरी था। हालांकि अगर फ्रेंड्स ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट करती है और अपील में कन्विक्शन हो जाता है ना, एक कन्विक्शन इज लेटर रिवर्स्ड ऑन अपील इज कंसीडर्ड फेवरेबल टर्मिनेशन, उसको भी फेवरेबल टर्मिनेशन ही कहा जाता है ना। ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल जब किया तो उसने पाया कि पर्सन जो है दोषी था, लेकिन अपील में जब वो पर्सन गया तो वहां पे उसको दोषी नहीं पाया गया, तो वो भी मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट लाने के लिए इंटाइटल्ड है ना। इसी तरह से अगर कोई पर्सन को के ऊपर जो चार्ज लगाया जाता है वो ग्रेवर ऑफेंस का लगाया जाता है, मतलब बड़ा ऑफेंस का चार्ज लगाया जाता है। उसने थेफ्ट छोटा सा किया हो और चार्ज उसके ऊपर डकैती का लगा दिया गया, तो वो फिर वहां पे भी मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट वो फाइल कर सकता है फॉर द ग्रेवर ऑफेंसेस, है ना। ग्रेवर ऑफेंस के लिए जो फाइल किया गया था सूट, तो उसके विरोध में वो अगेंस्ट में बेसिकली मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए कंपनसेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है। ऑल्दो ये कोर्ट डिसाइड करेगी, सारे फैक्ट्स को देखते हुए, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट डिसाइड करेगी, बट ऐसा वो कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि टर्मिनेशन इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ का ये मतलब नहीं है कि कोर्ट के द्वारा उसको इनोसेंट घोषित किया गया हो, है ना। लीगल लैंग्वेज समझिएगा, है ना, कोर्ट के द्वारा उसको इनोसेंट घोषित किया गया, इनोसेंट, है ना, घोषित किया गया, ऐसा जरूरी नहीं है, नो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, इनोसेंट ऐसा नहीं है, बल्कि उसको दोषी नहीं माना गया, है ना, उसको दोषी नहीं माना गया, दोनों दो चीज है ना। क्योंकि देखिए, लॉ का लैंग्वेज थोड़ा सा समझना जरूरी होता है, क्योंकि लॉ इस तरह से चीजों को पकड़ता है, इस तरह से ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में नहीं गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसके फेवर में गया, है ना, उसके अगेंस्ट में नहीं गया तो इसका मतलब उसके फेवर में गया। जैसे अगर किसी ने प्रोसिक्यूशन को डिसकंटिन्यू कर दिया, अगर किसी ने प्रोसिक्यूशन को डिसकंटिन्यू कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, या टेक्निकल ग्राउंड पे कन्विक्शन को क्वेश कर दिया गया, या डिस्चार्ज कर दिया गया, ये सारी चीजें क्या है, टर्मिनेशन इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ ही है ना, टर्मिनेशन इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ ही है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर बार इनोसेंटली साबित किया गया हो, है ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब है बेसिकली कि अगर प्लेंटिफ टेक्निकल ग्राउंड्स पर भी एक्विट हो जाता है, या कन्विक्शन क्वेश कर दिया जाता है ना, प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू नहीं किया गया, एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया, ये सारे केस टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ही है, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ ही है। आइए फ्रेंड्स, अब एक दो इश्यूज को देख लेते हैं, एक दो स्पेशल कंडीशंस देख लेते हैं। तो जो अभी हमने देखा कि सब्सिक्वेंट जब अपील फाइल होता है और अपील में रिवर्स हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, तो भी वो भी फेवरेबल टर्मिनेशन ही माना जाता है। लेकिन ओल्ड व्यू जो था वो रेनल्ड वर्सेस केनेडी में एक ओल्ड व्यू था
कि ओरिजिनल कन्विक्शन जो है वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन को बार करता है, यानी ट्रायल कोर्ट अगर किसी को कन्विक्ट कर देता है तो फिर वो अपील में भले ही रिवर्स हो जाए लेकिन उसको मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए कंपनसेशन नहीं मिल सकता है। लेकिन ये ओल्ड व्यू था और अब ये व्यू नहीं है ना? अब जो प्रेजेंट व्यू यही है कि अपील में अगर कन्विक्शन रिवर्स हो जाता है तो वो भी मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए इंटाइटल्ड है। एक और सिचुएशन ये है फ्रेंड्स कि एक और सिचुएशन है कि सपोज कीजिए अगर अपील पॉसिबल ही नहीं है, उसमें उस तरह के केस में कोई अपील का प्रोविजन नहीं है, तो क्या कोई पर्सन मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट ये कह के ला सकता है कि अ, अगर अपील का प्रोविजन होता तो मेरा भी कन्विक्शन रिवर्स हो जाता? क्या ये कह के वो प्रोसीडिंग ला सकता है, वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर सकता है ना? ऐसा नहीं है बेसिकली फ्रेंड्स। हालाँकि सबसे पहले तो ये समझिए कि किसी भी केस में जिसमें ज़्यादा जो बड़ा ऑफेंसेस है, उसमें तो कभी भी अपील का प्रोविज़न ना हो ऐसा नहीं होगा, अपील का प्रोविज़न हमेशा होगा। तो उस तरह के केसेस में तो होगा नहीं। अपील का प्रोविज़न किसमें नहीं होगा? जनरली समरी प्रोसीडिंग्स जितने भी हैं या लेस ग्रेवर ऑफेंसेस होगा, तो हो सकता है कि अपील का प्रोविज़न ना हो। तो फ्रेंड्स इस तरह के केसेस में अब जहाँ अपील का प्रोविज़न नहीं है और वहाँ पे कन्विक्शन हो गया, जो फर्स्ट कोर्ट है या जो सबसे पहला कोर्ट है और जो एक मतलब ट्रायल कोर्ट है सपोज कीजिए या फर्स्ट कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टेंस दोनों ही केस में है ना। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं फ्रेंड, जैसे हम लोग जानते हैं आर्टिकल 226 है ना, हाई कोर्ट से नीचे उस तरह के केसेस फाइल नहीं होंगे, है ना। तो हाई कोर्ट ही फर्स्ट इंस्टेंस आर्टिकल 226 के लिए है। तो उस तरह के केस में सपोज कीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें अपील का प्रोविजन नहीं है, तो इस ग्राउंड पे मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट लाने देना ये अपने आप में सही नहीं है ना? ये अपने आप में अजीब तरह का सिचुएशन हो जाएगा, है ना? इसी को डिफरेंट जस्टिस ने हेल्ड भी किया था, है ना? बेसवे वर्सेस बेसवे वर्सेस मैथ्यूज के केस में जस्टिस बाइल्स ने कहा कि अगर इस ग्राउंड पे हम देने लगे इस ग्राउंड पे अगर हम मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट में कंपनसेशन के लिए उसको देखने लगे तो क्या होगा, हर केस को फिर से मेरिट पे डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। वहीं पे अदर जस्टिस जस्टिस स्मिथ ने, इसको आप एक बार जरूर याद रखिएगा इस केस को, है ना। जस्टिस स्मिथ ने इसने कहा कि अगर लेजिस्लेचर ने किसी केस को अपील के लिए फिट नहीं माना है और जजेस जो है वो जस्टिस जो है बैठ करके अपील का उसमें देखने लगे तो कहीं ना कहीं वो लेजिस्लेचर का जो इंटेंट है उसके अगेंस्ट है ना। तो उस तरह के केसेस में बेसिकली अपील के तौर पे उसको हम कैसे देख सकते हैं, अपील के तौर पे उसमें कार्य नहीं किया जा सकता है, अपील के तौर पे उसमें काम नहीं किया जा सकता है ना। तो कोई ये पर्सन ये कह ही नहीं सकता है जब उसको कन्विक्शन कर दिया गया कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टेंट पे या फिर जो ट्रायल कोर्ट है और अपील का प्रोविजन नहीं है, तो ये कहना कि अपील में उसका कन्विक्शन रिवर्स हो जाता, ये कहीं से जस्टिफिएबल नहीं है ना। और इसी तरह से एक सिचुएशन ये भी है फ्रेंड्स, ये तीसरा सिचुएशन कि अगर प्रोसिक्यूशन जो है स्टिल पेंडिंग है, तो हमने पहले ही देख लिया कि जब तक टर्मिनेशन नहीं हो जाता है, प्रोसीडिंग बीच में है, स्टार्ट हो गया, इस समय कॉज ऑफ एक्शन अवेलेबल ही नहीं होता है। कॉज ऑफ एक्शन तब अवेलेबल होगा जब प्रोसिक्यूशन खत्म हो जाएगा, प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी और टर्मिनेशन हो जाएगा, तब राइट कॉज ऑफ एक्शन अवेलेबल होता है। तो ये तीन एक दो कुछ सिचुएशंस हमने देख लिया। अब आइए इस पे कुछ केस लॉज भी देख लेते हैं। एक केस है फ्रेंड्स, सुगन कन्वर वर्सेस राकेश। इसका साइटेशन है AIR 200 2006 राजस्थान 243 2006 का केस है। इस केस में होता क्या है कि एक FIR लॉन्च किया जाता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के माँ को या मदर को पीटा और उसको अपमानित किया। जो एविडेंस मिलता है उसमें डिफेंडेंट के द्वारा जो एविडेंस पेश किया जाता है और स्टोरी बताई गई उसको रिलायबल माना गया, है ना। उसको रिलायबल माना गया, उसको माना गया कि इसमें कुछ सच्चाई है ना। और मदर की इंजरी जो है वो भी प्रूफ हो गई। लेकिन प्लेंटिफ जो है वो लैक ऑफ एविडेंस के आधार पे जो है एक्विटल उसको हो जाता है ना। लैक ऑफ एविडेंस के आधार पे उसको एक्विटल हो जाता है और उसको रिलीज कर दिया जाता है। इस केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने हेल्ड किया कि जो FIR था वो ऐसा नहीं है कि मैलिस इंटेंशन के साथ फाइल किया गया था, लॉन्च किया गया था, और ना ही FIR बेसलेस था, है ना। उसमें ऐसा नहीं था कि रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज नहीं था, है ना। इसलिए प्लेंट ऑनरेबल कोर्ट ने पाया कि इस केस में मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का
सूट जो है सस्टेन नहीं कर सकता है, प्लेंटिफ के फेवर में नहीं जाया जा सकता है, प्लेंटिफ को कंपनसेशन नहीं मिल सकता है ना? क्योंकि और भी अदर जो इसेंशियल्स है, सारे इसेंशियल्स देखना है। ऐसा नहीं कि टर्मिनेशन देख रहे हैं तो केवल टर्मिनेशन देखें और बाकी इसेंशियल्स को नहीं देखें। एक और केस है फ्रेंड्स, नंदलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस 1970 का केस है। इस केस में यही हेल्ड किया गया कि एक्विटल और डिस्चार्ज डज नॉट अलोन प्रूफ मेलिस और लैक ऑफ रीजनेबल कॉज। एक्विटल और डिस्चार्ज मेलिस और लैक ऑफ रीजनेबल कॉज को प्रूफ नहीं करते हैं, है ना? उसके साथ साथ उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा, मेलिस प्रूफ करना पड़ेगा, लैक ऑफ रीजनेबल कॉज प्रूफ करना पड़ेगा। इसी तरह से प्लेंटिफ जो है वो एडिशनल एविडेंस दे जब भी वो मेलिशियस इंटेंट शो करना चाह रहा है, प्रूफ करना चाह रहा है, या बेसलेस प्रोसिक्यूशन प्रूफ करना चाह रहा है। जो पिछला केस था उसी के तर्ज पे वही उसी तरह का केस इसमें भी है, नंदलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। और इसी तरह का एक और केस है रामलाल वर्सेस महेंद्र सिंह। इसमें हुआ ये कि रामलाल के बेटे ने जो है सुसाइड कर लिया। रामलाल के एक बेटे ने सुसाइड कर लिया और उसका जो बॉडी है वो कुआं में पाया गया, जो गांव का कुआं था उसमें पाया गया। और जब उसका अंतिम संस्कार हो गया उसके बाद 10 दिन के बाद रामलाल ने मनिंदर सिंह और उसके पिता पे, उन दोनों के ऊपर एक केस फाइल किया जिसमें 3 साल तक जो है, जिसमें फादर को तो जल्दी छोड़ दिया गया, लेकिन जो बेटे थे उसको जो है काफी समय तक ट्रायल में रखा गया, मतलब ट्रायल में उनको ट्रायल के दौरान भी कस्टडी में रखा गया और उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया है ना, बेसिकली उनको रिलीज कर दिया गया। अब होता क्या है, रामलाल के अगेंस्ट, जो महेंद्र सिंह है वो रामलाल के अगेंस्ट मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल करते हैं और ट्रायल कोर्ट पाती है कि मनिंदर सिंह के पक्ष में जजमेंट देती है और देती है कि रामलाल को लायबल मानती है कि उसको मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा मनिंदर सिंह को, है ना? कुछ पार्शियल कंपनसेशन के लिए लायबल मानती है, पूरी तरह से नहीं मानती है। उसके बाद रामलाल क्या करते हैं, अपील कर देते हैं मनिंदर सिंह के अगेंस्ट, है ना? उस मेलिशियस प्रोसिक्यूशन में जो जजमेंट आया था उसके अगेंस्ट अपील करते हैं, लेकिन बीच में ही उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है कंटिन्यू करते हैं और राजस्थान हाईकोर्ट फाइनली पाती है कि मनिंदर सिंह जो है वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का, क्योंकि प्रोसिक्यूशन मेलिस था, मेलिफेट था, हरास करने के लिए, डिफेम करने के लिए किया गया था। ऐसा बर्डन ऑफ प्रूफ मनिंदर सिंह के ऊपर ही था, जो कि मनिंदर सिंह प्रूफ नहीं कर पाया। So plaintiff's acquittal did not automatically prove malicious prosecution. The burden to prove malice and intention was still on the plaintiff. Plaintiff को ये प्रूफ करना था मनिंदर सिंह को, इसलिए रामलाल फाइनली कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड नहीं, कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं होते हैं, उनको लायबिलिटी नहीं होती है कि वो कंपनसेशन दें। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर कोई गवर्नमेंट एक्शन है, अगर कोई प्रोसीडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज करती है अपने ऑफिशियल ड्यूटी में, है ना, गुड फेथ में, तो वहां पे वो कोई कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल नहीं होती है ना? किसी तरह का कोई कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल नहीं होती है। इसके लिए एक केस है फ्रेंड्स, यहाँ पे संभवतः नहीं दिए हैं, लेकिन वो केस इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जैनुद्दीन शेख। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जैनुद्दीन शेख, है ना? उस केस में कोई भी एक केस आप ध्यान में रखिए, AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट 3469। ये केस एनडीपीएस एक्ट का है, एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड है ना? नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, है ना, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, उसके रिलेटेड केस है एनडीपीएस एक्ट का। तो होता क्या है इसमें, इसका थोड़ा फैक्ट समझिएगा। पुलिस ऑफिसर्स पेट्रोलिंग करते समय पाती है कि 2 पर्सन उनको देखते हुए भागने लगता है, 2 अलग-अलग डायरेक्शन में। उनको पकड़ा जाता है, जब उनको पकड़ा जाता है तो एक पॉलिथीन बैग मिलता है, उसमें इंटॉक्सिकेंट मटेरियल मिलता है और एक पर्सन के पास पाया जाता है कि वो मटेरियल पाया गया लेकिन उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, है ना? दोनों का सैंपल्स प्रिपेयर किया गया और दोनों को जो है अरेस्ट कर लिया गया, कस्टडी में ले लिया गया। जब एफआईआर रजिस्टर किया जाता है और जो सैंपल है उसको फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है, तो जांच में पता चलता है कि सैंपल में कॉफीन था और पैरासीटामोल था, है ना? कोई हीरोइन या ओपियम नहीं था, है ना? तो जो कैफीन था और पैरासीटामोल था वो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है ना? उसमें उसको कवर नहीं किया गया है। तो अब जो था, अब उसने जिसको गिरफ्तार किया गया था, अरेस्ट किया गया था, उसने क्या किया, पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट
मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल किया। तो कोर्ट ने इसमें यही हेल्ड किया कि पुलिस ऑफिसर्स ने ऑब्वियसली गुड फेथ में एक्ट किया था और इसलिए उनको कंपनसेशन के लिए कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल नहीं माना जा सकता है। तो ये जो हमारा केस था वो था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जैनुद्दीन शेख। उसी तरह का केस है स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस रंजीत कुमार देवनाथ, जो आप देख सकते हैं। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जैनुद्दीन शेख, इसका फैक्ट थोड़ा सा अच्छा था, इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जैनुद्दीन जैनुद्दीन शेख, AIR 2015 SC 3469। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट पे, जो कि है डैमेज, है ना, डैमेज। फाइनली प्लेंटिफ को यह भी प्रूफ करना होगा कि उसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के वजह से डैमेज कॉज हुआ, है ना। मस्ट प्रूव दैट सफर्ड डैमेज एज अ डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन। डैमेज इज सेंट्रल टू द एक्शन, है ना। और इसमें डिफरेंट तरह का डैमेजेज हो सकता है, डिफरेंट तरह का डैमेजेज होता है। चीफ जस्टिस हॉल्ट जो है वो डिस्कस करते हैं डिफरेंट तरह का, सेवाइल वर्सेस रॉबर्ट में डिफरेंट तरह का डैमेजेस जो है जो प्लेंटिफ को हो सकता है वो बताते हैं। जैसे डैमेज टू प्लेंटिफ रेपुटेशन, प्लेंटिफ के रेपुटेशन को डैमेज हो सकता है ना, स्कैंडलस आरोप से। प्लेंटिफ को पर्सनली लायबल डैमेजेस हो सकता है, जैसे उसको अरेस्ट किया गया तो उसके लिबर्टी को जो है बेसिकली डेंजर में आ गया, उसका लाइफ भी डेंजर में आ सकता है अगर उसको ग्रेवर ऑफेंस के लिए सपोज कीजिए उनको प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है ना, तो वो भी खतरा उसके ऊपर बरकरार रहता है। इसके अलावा डैमेज टू प्लेंटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे भी डैमेजेस होती है, हो सकती है, जैसे है ना पैसा, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी इन द सेंस की जो मनी है वो भी डैमेज, वो भी फालतू में बर्बाद होगा, है ना। प्रोसीडिंग्स अपने आप को डिफेंड करने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई संपत्ति जो है जब्त कर लिया जाता है तो वो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, वहां पे भी वो डैमेज होगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डैमेजेज हो सकता है ना, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट में। एक केस था मोहम्मद अमीन वर्सेस जोगिंदर कुमार, 1947 का केस है। प्रिवी काउंसिल इस केस में डैमेजेज अवार्ड करते समय कहती है कि केवल ये देखना जरूरी नहीं है कि प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ कि नहीं, बल्कि प्रोसीडिंग उस स्टेज पर पहुंचा कि नहीं कि अब प्लेंटिफ को डैमेज कॉज होने लगे, ये देखना जरूरी है डैमेज बात करते समय, है ना। जैसे प्रोसिक्यूशन के बारे में हम लोगों ने काफी सारा डिस्कशन किया कि प्रोसिक्यूशन किसको कहते हैं, कब स्टार्ट किया हुआ माना जाता है ना। जब जुडिशियल अथॉरिटी जो है वो एक्ट करना शुरू करती है जुडिशियल माइंड के अप्लाई करके, है ना। तो वो चीजें जो है उसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि क्या इस स्टेज पे पहुंच गया कि अब डैमेजेज वहां से होना शुरू हो गया प्लेंटिफ को, है ना, ये देखना जरूरी है। ये मोहम्मद अमीन के केस में प्रिवी काउंसिल हेल्ड करती है। अब डैमेज को एसेस करने के लिए, डैमेज को जो है एसेस करने के लिए, बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए काफी सारी चीजों को देखना पड़ सकता है। जैसे किस तरह के ऑफेंस के लिए प्लेंटिफ को चार्ज किया गया है ना, किस तरह के ऑफेंस के लिए प्लेंटिफ को चार्ज किया गया है, कितना इनकन्वीनियंस प्लेंटिफ को झेलना पड़ा, कितना इनकन्वीनियंस जो है, नेचर ऑफ ऑफेंस, कितना इनकन्वीनियंस प्लेंटिफ को झेलना पड़ा, है ना, कितना उसके लाइफ में डिसरप्शन हुआ, मॉनिटरी लॉस कितना हुआ, एंड स्टेटस और पोजीशन में लॉस कितना हुआ, है ना। ये सारे चीजों को देखती है, उसके बाद असेसमेंट करती है, उसके बाद कोर्ट जो है डैमेजेस का असेसमेंट करती है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा पांचों इसेंशियल, हम लोगों ने पांचों इसेंशियल देख लिया। हम लोगों ने सबसे पहला इसेंशियल हम लोगों ने देखा प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेकंड एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज। उसके बाद हम लोगों ने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन देखा। उसके बाद हम लोगों ने फोर्थ इसेंशियल देखा टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। उसके बाद हम लोगों ने फिफ्थ इसेंशियल देखा डैमेजेज। पांचों इसेंशियल अगर प्रूफ हो जाए तो फिर प्लेंटिफ को कंपनसेशन मिल जाएगा, है ना। तो ये पांचों इसेंशियल हम लोगों ने देख लिया। अब आइए हम लोग फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको देख लें, क्योंकि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन दोनों मिला के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये देखिए कि हम लोग ये क्वेश्चन बनता ही क्यों है, क्योंकि दोनों ही केस में फ्रेंड्स डिटेंशन हो सकता है ना।
फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के केस में तो होता ही है अनलॉफुल डिटेंशन, और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में भी अगर कोई आरोप लगाया जाता है, जैसे थेफ्ट का आरोप लगाया जाता है, रॉबरी, डकैती या किसी भी तरह का ग्रेवर ऑफेंस का आरोप लगाया जाता है, तो कस्टडी में ले लिया जाता है। तो उस पर्सन का बेसिकली लाइफ जो है उसको क्या किया गया, उसके लिबर्टी को कर्टेल किया गया है ना, लिबर्टी को कर्टेल किया जाता है। तो दोनों ही केस में डिटेंशन हो जाता है। तो उसी पार्टिकुलर केस में दोनों के में डिफरेंसेस क्या है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में डिफरेंसेस क्या है? तो दोनों में डिफरेंसेस जो है नेचर में डिफरेंस हो जाता है, और जो एलिमेंट्स है, रिक्वायर्ड एलिमेंट्स, दोनों का डिफरेंस है। उसी में 3-4 पॉइंट्स है जिसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट के आधार पे देखें दोनों में डिफरेंसेस, तो सबसे पहला फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में क्या है कि प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा डिटेंशन हो सकता है, नॉन जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा डिटेंशन हो सकता है, अरेस्ट या डिटेंशन हो सकता है। लेकिन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में हमेशा जुडिशियल ऑर्डर और जजमेंट के द्वारा ही इम्प्रिजनमेंट होगा, है ना। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में जुडिशियल ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में जो जुडिशियल ऑफिसर है, उनके ओपिनियन, उनके जजमेंट जो है, वो बेसिकली चार्ज और इम्प्रिजनमेंट के बीच में उनका ये जो ओपिनियन है या जजमेंट है वो इंटरवेन करता है, वो निष्कर्ष निकालता है ना। जैसे जस्टिस विल्स कहते हैं कि जब कोई मजिस्ट्रेट डिटेंशन ऑर्डर देता है किसी चार्ज के आधार पे, तो चार्ज जो है, जो पर्सन चार्ज लगाता है वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लायबल नहीं होता है, वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लायबल नहीं होता है ना, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर का जजमेंट जो है वो बेसिकली वहां बीच में आ जाता है। लेकिन अगर अरेस्ट केवल चार्जशीट के चार्ज मतलब चार्ज के आधार पे हो जाए, चार्जशीट के आधार पे हो जाए, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। जब तक जुडिशियल ऑर्डर नहीं आया, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं है, तो वो फिर जो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता है ना। तो ये डिफरेंस है नेचर के आधार पे। वहीं अगर हम प्राइमा फेसाई नेचर की बात करें, तो देखिए फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जो है प्राइमा फेसाई ही टॉर्ट है ना, प्राइमा फेसाई ही वो टॉर्ट है ना। और डिफेंडेंट को इम्प्रिजन ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो इसने किसी पर्सन को डिटेन किया था, तो वो जस्टिफिएबल, उसका कारण था, है ना, उसका लीगल कॉज था, है ना, लीगल एक्सक्यूज था उसके लिए, उसके पास। अगर वो नहीं प्रूफ कर पाता है तो वो फिर क्या होगा, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लायबल होगा। लेकिन मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में प्रोसिक्यूशन प्राइमा फेसाई टॉर्ट नहीं है, वो तो तब टॉर्ट होगा ना जब प्रोसिक्यूशन प्राइमा फेसाई टॉर्ट नहीं है, जब वो प्रूफ होगा कि वो प्रोसिक्यूशन मेलिशियस स्पिरिट था, वो सारा पांचों एसेंशियल प्रूफ होगा, तब जाके ये साबित होगा कि वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन था, तब जाके वो टॉर्ट में साबित होगा, है ना। तो सबसे पहले प्लेंटिफ को ये प्रूफ करना पड़ेगा, एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, मेलिस, ये डिफरेंट चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। लेकिन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में क्या है, अगर किसी को पर्सन को डिटेन किया गया और अगर वो कोई उसका लीगल कॉज जस्टिफिकेशन नहीं था, बस वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लायबल है ना। और बेसिकली उसको खुद ही प्रूफ करना पड़ेगा, प्राइमा फेसा ही वो टॉर्ट हो जाएगा। अब वो प्रूफ करे कि नहीं नहीं जस्टिफिकेशन था, है ना, लीगल जस्टिफिकेशन था। इसी तरह से प्रूफ ऑफ मेलिस अगर बात करें, तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन में प्लेंटिफ जो है वो निश्चित तौर पर उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेलिस था डिफेंडेंट के मन में, तभी जा करके वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। लेकिन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में केस में कोई मेलिस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर किसी पर्सन ने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया, अनलॉफुली डिटेन किया, तो वो अब कंपनसेशन देने के लिए लायबल है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं मेलिशियस फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में, है ना। और डिटेंशन जो है, देखिए याद दिया हुआ है कि डिटेंशन विदाउट मेलिस और ड्यू टू बोनाफाइड मिस्टेक स्टिल कंटिन्यूज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। बोनाफाइड मिस्टेक से हो या बिना मेलिस से हो, वो भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ही है ना, जब तक उसका लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ही है। जैसे आप देखें एग्जांपल के तौर पे, अगर 420 आईपीसी के अंदर अगर कंप्लेंट है और प्लेंटिफ को अरेस्ट कर लिया गया बिना किसी जुडिशियल ऑर्डर के, तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, ना कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, है ना। जस्टिस विल्स जो है डिस्टिंक्शन बताते हैं, जस्टिस विल्स का नाम आप लिख सकते हैं, कि रोल ऑफ जुडिशियल ऑफिसर क्रिएट्स अ क्लियर लाइन बिटवीन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको पता होगा तो आप एकदम एग्जैक्टली हिट कीजिएगा कि जस्टिस विल्स ने ऐसा कहा था, है ना। तो रोल ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर का ऑर्डर, उनका जजमेंट, ये क्लियर लाइन जो है बना देता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए, है ना। अगर बिना जुडिशियल अथॉरिटी के ऑर्डर के डिटेन किया गया,
तो वो फिर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। अगर उनके ऑर्डर के बाद किया गया तो फिर हो सकता है कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन हो, अगर बाकी सारी चीजें प्रूफ हो जाए तो। बर्डन ऑफ प्रूफ होगा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, डिफेंडेंट को जस्टिफाई करना पड़ता है, लेकिन मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में प्लेंटिफ प्रूफ करेगा कि रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज नहीं था, मैलिस था, ये प्रूफ करना पड़ेगा। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में केस में प्लेंटिफ सीधे टॉर्ट के लिए क्लेम करेगा, उसको कुछ नहीं प्रूफ करना। अब अगला को प्रूफ करना है कि लीगल जस्टिफिकेशन बताना पड़ेगा कि लीगल जस्टिफिकेशन था, उसको केवल ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हुआ, वो शो करेगा कि हमको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया गया था, अनलॉफुली डिटेन किया गया था। अब डिफेंडेंट ये जस्टिफाई करेगा कि जो डिटेंशन था वो जस्टिफिएबल था, लीगली जस्टिफिएबल था। लेकिन मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में सारा कुछ जो है प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि हमने देखा पांचों इसेंशियल। और डैमेजेज हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना। ये सारे कुछ की पॉइंट्स कि प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है ना, एक्विटल अगर हो गया तो ये प्रिजम्पशन ऑफ लैक ऑफ एक्विटल ऑन मेरिट इंप्लाई लैक ऑफ रीजनेबल कॉज फॉर द एक्विजिशन है ना, एक्विजिशन। एक्विटल ऑन मेरिट इंप्लाइज लैक ऑफ रीजनेबल कॉज फॉर एक्विजिशन। लेकिन मेरिट पे, हाँ मेरिट वाला एग्जांपल आपको याद होगा, इसके लिए एक ही चीज याद रखिए कि जिस टाइम एक ही एग्जांपल याद रखिए कि अगर किसी पर्सन ने ऐसा कहा कि मैंने उसको करते हुए देखा और फिर भी वो मेरिट पे रिहा हो जाता है ना, मेरिट पे उसको एक्विट कर दिया जाता है, तो यहाँ पे क्लियरली है लैक ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज था, है ना। एक्सटेंडेड टू विटनेस, विटनेस जो फॉल्सफुली टेस्टिफाई करते हैं, फॉल्सली टेस्टिफाई करते हैं, वो भी मेलिशियसली एक्ट करते हैं ऐसा कहा जाता है ना, उनका भी कंडक्ट इम्प्रॉपर है। तो लाइबिलिटी जो है बेसिकली जो एक्सटेंशन है वो विटनेसेस तक बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। और जो कंपनसेशन है वो लॉस ऑफ रेपुटेशन, मेंटल एगोनी, डिफरेंट प्रॉपर्टी डैमेज, इन सारे चीजों के लिए कंपनसेशन दिया जाता है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहला, डिफाइन मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, प्रोवाइड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट मेलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड इट्स की एलिमेंट्स। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रोल ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के क्लेम में, और डिस्कस व्हाई द प्रेजेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज इज सिग्निफिकेंट इन सच केसेस, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं क्यों सिग्निफिकेंट है। उसके बाद व्हाट मस्ट प्लेंटिफ प्रूव टू सक्सीड इन मेलिशियस प्रोसिक्यूशन क्लेम, वही पांचों इसेंशियल। लिस्ट एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स a plaintiff must demonstrate to win a malicious prosecution case, बस वही पांचों एसेंशियल। उसके बाद एग्जामिन द इंटरप्ले बिटवीन मेलिस एंड एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, देखिए है ना दोनों के बीच में क्या किस तरह से इंटरडिपेंडेंस है, किस तरह से दोनों डिफरेंट हैं, ये सारी चीज आपको डिस्कस करना है। एनालाइज हाउ दीज टू एलिमेंट्स इंटरेक्ट एंड चैलेंजेज इन प्रूविंग देम, उनको प्रूव करने में क्या क्या चैलेंजेज है ना। डिफरेंट केस लॉज के थ्रू और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब रहा बात, देखिए वीडियो देखने से के बाद अगर आप बुक रीडिंग करते हैं, और बेहतर है कि बुक रीडिंग ज्यादा करते हैं, तो फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बस आपको है ना, अदरवाइज क्या होता है, आप पहली बार बुक खोलते हैं तो आपको अपने से मन नहीं करता है ना, ऐसा सबके साथ होता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये वीडियो जो है आप लोगों को हेल्प होगा। आप एक बार देख लेंगे तो आपको चीजें रिलेटेबल लगने लगेंगी। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्टेटमेंट, एक्विटल इन ए क्रिमिनल केस डज नॉट ऑटोमेटिकली इंटाइटल द प्लेंटिफ टू डैमेज फॉर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रेलेवेंट केस लॉज एंड लीगल प्रिंसिपल्स, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा है ना, क्रिमिनल केस से एक्विटल जरूरी नहीं है ऑटोमेटिकली प्लेंटिफ को डैमेजेज के लिए एंटाइटल नहीं करती है, बाकी सारी चीजें प्रूफ करना पड़ेगा। अभी जो आज वाला केस देखे है ना, टर्मिनेशन वाला में वो सब केसेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद एसेस द रोल ऑफ विटनेसेस इन मेलिशियस प्रोसिक्यूशन केस वेयर द मेन एक्विजिशन इज फाउंड अनट्रू, मेन एक्विजिशन इज फाउंड अनट्रू, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें साफ तौर पे वही एग्जांपल जिसमें उसने कहा कि मैंने देखा है उसको ऐसा करते हुए, मेड वाला केस देखिएगा। इवेल्युएट द पोटेंशियल लायबिलिटी ऑफ विटनेसेस हु फॉल्सली टेस्टिफाई एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन क्लेम, है ना। तो वो क्लेम जो है उनके ऊपर भी जाता है ना। आर के बागिया में एक देखिएगा लास्ट में जो डैमेजेज वाला पोर्शन है, वहां पे कुछ एक दो केसेस दिए गए हैं, है ना। ये जो डैमेजेज है यहाँ पे देखिएगा केस, इस केसेस में दिए गए हैं। और एक एक केस आज हम आपको और बताए हैं, जो केस इस पार्ट में हमने आपको बताया कि आप उनको याद रखिएगा, है ना। तो वो विटनेसेस के ऊपर जो है वहां पे आप देखेंगे, उन दो केसेस को आप देखिए। अब जाके इजी है आपके लिए, अब आप चीजों से पूरी तरह से अनिभिज्ञ नहीं है, मतलब आपको जानकारी है कि ऐसा कुछ होता है।
यही उद्देश्य है, बाकी आपको खुद मेहनत करना है। एन एक्शन फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस। An action for malicious prosecution cannot be sustained without judicial determination of guilt or innocence, whereas false imprisonment does not require judicial involvement. बस इन दोनों डिफरेंसेस तो देखे अभी हम लोग, बस उसी लीगल प्रिंसिपल के आधार पे, उनको केस स्टडीज के आधार पे आपको डिफरेंशिएट कर देना है। प्रोवाइड अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ केस वेयर द फॉल्स imprisonment led to subsequent claim of malicious prosecution. False imprisonment led to subsequent claim of malicious prosecution. हाँ, हो सकता है ना, फॉल्स imprisonment malicious prosecution के सब्सिक्वेंट क्लेम में हो सकता है। आप सोचिएगा इस पे। चूज अ रेलेवेंट केस स्टडी एंड डिस्कस द ट्रांजिशन फ्रॉम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट टू मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, हाइलाइटिंग की लीगल आर्गुमेंट्स। तो डेफिनेटली ये आप थोड़ा सोचने वाला बात है। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बाकी बहुत ईजी है, यू कैन इजिली सॉल्व, है ना। देखिए दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको कई बार लगेगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन लिखे। चलिए ठीक है, नहीं लिखिए, लेकिन कम से कम बुलेट पॉइंट्स आप लिख लीजिए कि हम ये चीज करेंगे। 7 8 10 15 बुलेट पॉइंट्स मेंशन कर लीजिए, बस हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। लेकिन ये तब होगा दोस्तों जब आप लैंग्वेज स्किल आपका अच्छा है, आप लैंग्वेज पे काम करते हैं, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप लैंग्वेज पे काम नहीं करते हैं, आप लीगल लैंग्वेज के थ्रू आप अपना एडवोकेसी में, लीगल लैंग्वेज अगर आपको नहीं आता है तो आपको एडवोकेसी में, जुडिशियरी में कहीं भी आपको दिक्कत होगा, है ना। लीगल लैंग्वेज आना चाहिए, तब आप दूसरे के ऊपर दबाव बना सकते हैं। जजेस को भी पढ़ के आना पड़ेगा। अच्छे अच्छे एडवोकेट्स होते हैं तो जज को भी मेहनत करके आना पड़ता है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। अदरवाइज फिर आपके पास नॉलेज होने के बावजूद भी आप बेहतर नहीं कर पाएंगे, है ना। और दोस्तों, हमारा चैनल टॉपर्स के लिए नहीं है, हमारा चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अ, जिनको थोड़ा सा हेल्प चाहिए, है ना। वही तिनके का सहारा है ये चैनल जो है, लीगल रिसर्चर, वो तिनके का सहारा आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर डिस्कशन। 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर भी हो सकता है कुछ बातें छूट गई हों, और छूट गई ही होंगी, तो उन सारे को हम लोग केस जो क्वेश्चन सीरीज देखते हैं, क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। कम्युनिटी पोस्ट पे रेगुलर बेसिस पे 3-4 क्वेश्चंस आता है, उन 3-4 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और उसके अलावा अगर कोई चीज बचेगा तो हम फिर आपको फिर से लेके आ जाएंगे कुछ और डिस्कशंस, और रिसर्च पेपर और आर्टिकल के लिए कुछ टॉपिक्स जो है वो हम डिस्कस कर देंगे मेलिशियस प्रोसिक्यूशन में, है ना। ये अच्छा स्कोप है, आप इसमें देख सकते हैं। और फाइनली यूपीएससी का एक अच्छा कोर्स सिलेबस आपका कवर हो जाएगा अगर आप मेलिशियस प्रोसिक्यूशन बेस पकड़ बना लेते हैं तो, है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, आगे वीडियो में हम लोग ट्रेसपास टू लैंड देखेंगे, और उसके अलावा रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस भी बचा हुआ है, और एक पोर्शन और बचा हुआ है, दैट इन रिलेशन टू टॉर्ट। वो सारी चीजें हम लोगों को देखना है। उसके बाद फिर न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, डिफेमेशन, वाइकेरियस लायबिलिटी, और ये सब चीजें बची हुई हैं। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, अपने लाइफ के लिए प्रिपरेशन जारी रखिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को पूरी तरह से हर चीज के लिए तैयार करिए। हम मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियोस।